नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने मराठा प्रशासन के बारे में जाना था। मराठा प्रशासन में जैसे कि पार्ट 1 में केंद्रीय प्रशासन और पार्ट 2 में स्थानीय प्रशासन यानी प्रांतीय प्रशासन यानी स्थानीय प्रशासन के बारे में जाना था। अब जो हम जानेंगे वो मराठा प्रशासन से संबंधित पार्ट 3 है। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि इनकी राजस्व व्यवस्था किस प्रकार से थी, आय के स्रोत किस प्रकार से थे, ठीक है। इनके अंतर्गत और कौन कौन से महत्वपूर्ण वाक्य थे जिनके आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं मराठा प्रशासन, ठीक है। अब इनकी बात करें हम राजस्व व्यवस्था की, तो इनकी जो राजस्व व्यवस्था थी वो मलिक अंबर की रैयत वाली व्यवस्था, क्या मलिक अंबर की रैयत वाली व्यवस्था पर आधारित थी। और राजस्व व्यवस्था यानी भूमि नापने के लिए ये क्या करते थे, मराठा साम्राज्य में क्या करा, जरीब का प्रयोग किया गया। उस जरीब के प्रयोग को क्या कहा जाता था उस समय, काठो। अब ये शुरू में मराठाओं ने जो राजस्व लिया था उपज का 1/3 भाग, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर कितना कर दिया, 2/5 भाग यानी 40% ये कर देते हैं। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाएंगे वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। तो राजस्व व्यवस्था देखो, अंबर की रैयत वाली व्यवस्था पर यह आधारित थी। और अकबर के समय में किसने, तो टोडरमल ने, राजा टोडरमल ने रैयत वाली व्यवस्था शुरू की थी। लेकिन दक्कन में सबसे पहले रैयत वाली व्यवस्था शुरू करने का जो श्रेय दिया जाता है, ठीक है, तो वो मलिक अंबर को। भूमि नापने के लिए जरीब का प्रयोग करते थे जिसे कहते थे काठो, ठीक। इसके बाद में उपज का 1/3 भाग लेते थे राजस्व रूप में, लेकिन उसे बाद में बढ़ाकर 2/5 से 40% यानी कर दिया। अब जानते हैं कि आय के स्रोत क्या क्या थे मराठाओं के। तो एक आय का जो स्रोत था वो था भूमि राजस्व। दूसरा स्रोत क्या था, विविध कर यानी अन्य कर। देखो, भू राजस्व से कौन से, भूमि से संबंधित कर। और विविध कर के अंतर्गत कौन कौन से कर थे जिनसे इनको आय होती थी मराठा प्रशासन के लिए। तो एक तो था गृह कर, कूप सिंचाई भूमि पर कर, यानी कुएं से जो सिंचाई होने वाली भूमि थी उस संचित भूमि पर जो कर लिया जाता था, उस संचित भूमि से भी कर लिया जाता था। सीमा शुल्क यानी सीमा के बाहर जाते समय और आते समय भी इन्हें शुल्क लेते थे, जिससे इनकी आय का स्रोत बनता था। ये माप और तोल पर भी कर लेते थे, माप तोल पर भी ये कर लेते थे। दूसरा, माप तोल से संबंधित वस्तुओं से, ठीक है ना, उनके तोलने पर भी ये करता। और विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह पर भी ये कर लेते थे, ठीक है। और क्या था, और जो विधवा पुनर्विवाह से ये कर लेते थे उसे मराठा साम्राज्य में क्या कहा जाता था, पतदाम। याद रखना, पतदाम। अब इनकी आय के और भी बहुत सारे स्रोत थे। सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर 1 नंबर 2 की, तो चौथ और सरदेशमुखी। तो क्या थे, चौथ और सरदेशमुखी भी इनके आय के स्रोत थे। अब इनकी आय का जो बंटवारा किस प्रकार से होता था, चौथ की आय का बंटवारा, तो चौथ की जो आय थी उसको भी मराठा साम्राज्य में बांटा जाता था। जो चौथ ये वसूलते थे तो उसमें क्या करते थे, एक भाग था बबती, जो कि 1/4 भाग यानी चौथ का
1/4 भाग राजा को दिया जाता था, और दूसरा यानी ये थे भाग के नाम। चौथ को 3 भागों में बांटा गया। उस चौथ को जो 3 भागों में बटे थे उनको किन किन नामों से जाना गया? एक भाग का नाम बबती, जो कि 1/4 भाग था, ये राजा को दिया जाता था। सहोत्रा, सहोत्रा क्या था? ये अगला जो इनका नाम था, क्योंकि बांट दिया ने चौथ को जो बांटा तो था 6%। ये पंत और सचिव, पंत और सचिव को दिया जाता था सहोत्रा। इसके बाद में नाडू गुंडा, नाडू गुंडा क्या था? ये 3% राजा की इच्छा पर निर्भर करता था। याद रखना किसकी इच्छा पर? तो राजा की इच्छा पर निर्भर करता था किसको देना है और किसको नहीं देना है। उसके बाद में जो बचा कुचा था उसको क्या कहते थे? मोकास, उसको कहा जाता था मोकास, जो कि 66% था। और इसको मराठा सरदारों को घुड़सवारों के लिए रखना पड़ता था। कितना? मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने को, ये घुड़सवार जो रखते थे मराठा सरदार, उनको दिया जाता था। तो अब आपको समझ में आया होगा कि चौथ को कितने भागों में, यानी जो चौथ ये वसूलते थे उनको कितने भागों में बांटा गया था। इसी प्रकार सरदेशमुखी भी था। जब ये सरदेशमुखी को उगाते थे उसे भी इसी प्रकार बांटते थे। सीधे मराठा साम्राज्य में विलय तो क्या? मराठा साम्राज्य में से इसी प्रकार विलय करते थे 66% मोकास। जो चौथ बटता था उसी प्रकार ये भी बटता था, लेकिन जागीर के रूप में, जागीर के रूप में बांट दिया जाता था। किसको? सरदेशमुखी को। इसमें और इसमें यही अंतर है कि बचे कुचे 66% जो मोकास था उसे जागीर के रूप में बांट दिया जाता था। अब इनकी आय के और भी साधन थे। कर्जा पट्टी और जस्ती पट्टी, ये क्या था? जमींदारों पर कर था। ये जमींदारों से वसूल किया जाने वाला कर था। बात करते हैं मराठाओं की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में कि भाई भू राजस्व किस प्रकार से था। तो देखो, पेशवा माधवराव, पेशवा माधवराव ने क्या किया अपने समय में? जब पेशवा माधवराव का यानी शासन था तो उस समय क्या था? इसने बंजर भूमि और पथरीली भूमि को जोतने पर इन्होंने स्कीम बनाई कि भाई ये बंजर और पथरीली भूमि है, इसकी जुताई करने वाले या जोतने वाले या उस पर जो पैदावार करेगा उसको इस जमीन का आधा भाग इनाम में किसान को दे दिया जाएगा। क्या? वही आधा भाग इनाम में दिया जाएगा। अब समय आता है बाजीराव द्वितीय का। तो बाजीराव द्वितीय का कर वसूली का जो अधिकार था उसे बोल दिया नीलामी। इनके समय में ये कर वसूली का जो अधिकार था उसे बोले गया नीलामी, यानी इजारा कर, इजारा कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद में क्या था? काम विस्तार। काम विस्तार जो था अधिकारी, काम विस्तार क्या था? मराठा साम्राज्य में अधिकारी था और ये चौथ वसूलते थे। क्या? चौथ वसूलते थे। गुमास्ता, गुमास्ता क्या था भैया? तो गुमास्ता जो थे ये राजाओं से क्या थे? गुमास्ता जो थे ये इन जमीनों के व्यक्ति थे। तो इनसे क्या था? तो इनसे सरदेशमुखी की जो वसूली थी वो काश्तकारों से करते थे। गुमास्ता जो थे ना, गुमास्ता, गुमास्ता थे व्यक्ति विशेष, उस समय व्यक्ति थे गुमास्ता नाम से। ये क्या करते थे? सरदेशमुखी की, सरदेशमुखी की जो वसूली थी, सरदेशमुखी किससे उगाते थे? काश्तकारों से। तो कौन उगाता था? वो गुमास्ता नाम का अधिकारी उगाता था। ये राजा को हिस्सा, इसमें ना क्या, ये राजा के हिस्से में होती थी। क्या होती थी? ये सारी जो जिसे ये उगाते थे
ये सब राजा के हिस्से में होती थी। बात करते हैं मराठाओं ने, जब मराठाओं का साम्राज्य चारों तरफ था उस समय, ठीक है, और कुछ कुछ जो क्षेत्र था वो दूसरे बादशाहों के अधिकार में था, अधीन था, लेकिन वहां से जो सरदेशमुख और चौथ वो मराठा उगाते थे। तो इसी प्रकार राजस्थान जो क्षेत्र था, राजस्थान याद रखना, मराठा साम्राज्य के अंतर्गत राजस्थान क्षेत्र, इसमें क्या था, राजस्थान से इन्होंने चौथ और देशमुखी नहीं लिया। चौथ और सरदेशमुखी जो था ना, केवल मराठाओं ने राजस्थान से नहीं लिया। इसके बदले में मराठाओं ने राजस्थान से कौन सा कर लिया, यहाँ के राजाओं से इन्होंने खानदानी और मामलत, क्या था, खानदानी मामलत, मामलत को उस समय क्या बोला जाता था, खराज, ये राजस्थानियों से लिए गए थे। अब मिरासदार, मिरासदार जो थे ये थे काश्तकार, मराठा साम्राज्य में क्या थे, ये काश्तकार थे। इनकी अपनी भूमि होती थी, क्या होती थी, इनकी अपनी भूमि होती थी। और उपारिश, उपारिश क्या थे, बटाईदार थे, उपारिश जो थे बटाईदार थे। ये जो मिरासदार जो काश्तकार थे ये अपनी भूमि से जो उगाते थे उसमें से कुछ भाग अपने पास और बाकी राजकोष में। अब जो उपारिश थे वो बटाईदार थे, यानी इनको कृषि पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था, ये तो केवल कृषि करते थे और उसका बटाई, मेहनत का जो मेहनत करते थे उसके बदले में इन्हें बटाई दी जाती थी, ठीक है ना। इनके ऊपर एक अधिकारी था जिसकी देखरेख में ये कृषि करते थे, ठीक है ना, यानी कि ये एक अधिकारी जो उस समय पाटिल थे, गांव के अधिकारी थे पाटिल, ठीक है ना, तो वो क्या करते थे, इसकी देखरेख में ये जो थे उपारिक, उपरिश, सॉरी उपरिश, ये क्या करते थे, कृषि करते थे। बात करते हैं मिरास पट्टी और सिंहासन पट्टी, ये क्या थे, मराठा साम्राज्य में उपकर थे, क्या थे, ये अलग से अन्य कर थे एक तरीके के, इसलिए इन्हें उपकर कहा जाता है। तो ये याद रखना, मिरास पट्टी और सिंहासन पट्टी। बरीद, बरीद भी एक उपकर था, ये क्या था, ये सरदारों की सेना के निर्वाह का मुख्य साधन, यानी जो सरदार थे वो सेना के निर्वाह के लिए ये उसका मुख्य साधन था। अब भैया मुख्य साधन था क्योंकि जो सेना थी वो क्या करती थी, शत्रुओं के इलाके में लूटमार करती, तो वहां से इसे उगा लेती थी, वहां से इन्हें उगाती थी। दूसरा, वतनदार वंश अनुगत आधार पर, इनमें से जो सेना, सरदार सेना थे कुछ तो वंश अनुगत आधार पर थे जो इसमें सहयोग करते थे। दूसरे क्या थे, सरदार राज्य, सरदार राज्य की ओर से भी ये चीजें उगाकर प्रशासन के लिए दी जाती थी। अब भूमि और भू राजस्व में नियंत्रण में क्या थे, नियंत्रण करने में ये क्या थे, समान भागी थे, क्या थे, भूमि और भू राजस्व जो थे वो मराठा प्रशासन में समान रूप से भागीदार थे नियंत्रण करने में, क्योंकि भूमि से भी आय होती थी और भू राजस्व, तो भूमि से कृषि और भू राजस्व से उसकी आय, तो ये कहते हैं मराठा प्रशासन में नियंत्रण करने का समान रूप से भागीदारी थे। अब मराठाओं के इतिहास को किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में क्या था, बखर, बखर नाम की, बखर नाम से मराठाओं का इतिहास था। क्या, मराठाओं के इतिहास को किस नाम से जाना जाता है, बखर नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं मराठा प्रशासन का ये पार्ट 3 है, यानी प्रशासन से संबंधित इसे आप टॉपिक 3 का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है, टॉपिक 3 का नाम भी आप इसे दे सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने एक पार्ट में उनका केंद्रीय प्रशासन, दूसरे पार्ट में हमने उनका प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन के और उनकी न्याय व्यवस्था के बारे में जाना था, और पार्ट 3 के माध्यम से हमने भू राजस्व, आय के स्रोत, ठीक है, उनके बारे में हमने जाना, उपकरों के बारे में जाना। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको मराठा प्रशासन के पार्ट 3 से जो जानकारी है वो विस्तार से मिली होगी। इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।